बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज सरबराही इजलास हुआ जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। PDM ने इस्तीफ़ों का ऑप्शन अभी भी ज़ेर गौर रखा है और इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन नहीं हो सका, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से बाज़गश्त और उस पर बहस भी हो चुकी है। इसके साथ साथ आज जो PDM के सरबराही इजलास से गैर हाजिर अराकीन थे उनको शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ PDM का यह मानना है कि 2022 में यह हुकूमत खत्म हो जाए, नए इलेक्शन हो और नई हुकूमत वजूद में आए, तभी इस मुल्क की बेहतरी का कुछ फैसला हो सकता है। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पे और आगे चल के मुआशी मंजरनामे पे भी बात करेंगे। इसी बात पे हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, PDM ने अभी जो फैसले किए हैं, आज सरबराही इजलास में जो गौर खोज किया गया है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PDM की तहरीक क्या कामयाब हो सकती है कभी? उनकी अपनी सोच है, उनकी है, उनके तो ये तो PDM ने क्या सोचना है या क्या उनका तजज़िया है या जायजा है, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना। अब वो समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं तो उनको जोर आजमाने से कोई रोक तो नहीं सकता। कोई एक पीसफुल अंदाज से, पुरअमन अंदाज से अगर वो जलसे जुलूस करते हैं तो उनका ये हक है। हमें उस पर कॉमेंट करने की क्या जरूरत है? इतराज साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनका हक क्या करना चाहिए। आप समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून असेंबलियों से इस्तीफे दे देगी? मेरा नहीं ख्याल असेंबलियों से इस्तीफे कोई भी देगा इनमें से। और हमारी तो पोजीशन रही है, इनको हमने बचाया PDM वालों को। ये तो देने के बड़े इन्होंने तो अपनी तरफ से वो पहले वो क्लेम किया था, दावा किया था कि सारे इस्तीफे पार्टी सरबराहों के जरिए पहुंच गए हैं मौलाना के पास और बस जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। हमने इनको कहा कि ये फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। कि चेयरमैन बिलावल ने समझाया, आसिफ जरदारी ने समझाया, आप फोरम पार्लियामेंट का क्यों छोड़ेंगे? एक अपना एक इंस्ट्रूमेंट है अपनी पीसफुल स्ट्रगल का, तो उसको आप यूं उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। तो इस्तीफे दे दिए तो बाहर हो जाएंगे हाउस से, वो फ्लोर से। अब जितनी अपोजिशन हुई है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही हुई है उसके बाद। और हमने इनको बताया कि हमारे 1997 में सारे पाकिस्तान में इतनी धांधली हुई थी उस इलेक्शन में कि सारे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 17 MNA आए थे, जो मैं तो तस्लीम नहीं कर सकता कि फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में कभी भी हो सकता है कि इतने मौजूद चंद आए हों। पर बहरहाल इलेक्शन तो यहाँ मुतनाज़े ही रहते हैं। बहरहाल ये उनका हक है, वो उन्होंने पॉलिसी बनाई है। मैं नहीं समझता हमें को इस पे तशवीश या खास कमेंट करने की। इत्तेज़ाज़ साहब, EVM को लेकर PDM का यह मानना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अदालतों का रुख करेंगे, चैलेंज करेंगे इसे। आप क्या समझते हैं कि कानून की नजर में EVM जिसका कानून पास हो चुका है, बिल पेश किया गया, पास हो गया, अब उसमें सुकम किस तरह सामने लाया जाएगा कि कुछ रिलीफ PDM को मिल सके? नहीं, PDM के वकला जरूर बहस करेंगे और लेके जाएंगे इस मामले को। EVM का अभी तक तो कोई डिजाइन तो लॉ ने कानून में नहीं बताया गया कि ये वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि इस तरह की EVM होगी या उस तरह की होगी। वो तो एक बुनियादी तौर पे लॉ ने फैसला कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वो किस तरह करते हैं, क्या उसकी मशीन की आखिरी शक्ल निकलती है, वो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है करे इलेक्शन कमीशन। लेकिन कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया उसकी पाबंद है कि EVM हो। अब PDM
जो है वो ईवीएम को के खिलाफ है बिल्कुल। तो उनका मैं पहले से अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो हर किसी का सियासी हक है ना कि वो अपने मौक़िफ़ और ईवीएम और का एक मामला बड़ा सीरियस मामला है और इसके बारे में बड़ी संजीदा गुफ्तगू और बातें हुई हैं और होती रही हैं और हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे है, अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पे है, पीडीएम अपने मौक़िफ़ पे है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यहाँ दोनों का, पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का एक ही है तकरीबन के ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें अब क्या बनता है, क्या निकलता है, कानून को सेटिसाइड करवा सकते हैं कि नहीं, ये मूवमेंट अगर कोई चलाने की बात हुई तो उसमें यकीनन उतनी सेंस नहीं होगी पीडीएम की मूवमेंट में जितनी अगर पीपल्स पार्टी भी साथ हो तो बढ़ जाएगी उसकी स्ट्रेंथ। पर ये इत्तेज़ाद हसन साहब, जब भी पीडीएम को कोई ऐसे इजलास होता है जिसे कहा जाता है कि ये फैसला कुन इजलास होगा और इसमें इस्तीफों की और दीगर मामलात की बात होगी, तो उस इजलास से शहबाज शरीफ साहब गैर हाज़िर होते हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते, दूसरी उनकी टीम सारी चली जाती है। क्या आप समझती हैं कि ये लिफ्ट जो है शरीफ खानदान के अंदर है या ये कोई प्लानिंग है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते या मौलाना साहब को उस तरह कामयाब नहीं होने देना चाहते? ये राना साहब अब पीडीएम और मौलाना जाने और उनके देरीना साथी मुस्लिम लीग नून वाले वो जाने के इतने देरीना साथी नहीं है, पर जोड़ तो अभी हाल ही में बना है उनका। लेकिन बहरहाल ये इससे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, मुझे चले इसमें ये बता दें, आपकी सियासत पे और कानून पे बड़ी गहरी नजर है इत्तेज़ाद साहब। वीडियो लीक, ऑडियो लीक आनी शुरू हो गई है, शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा इस पे शोर डाल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा। तो क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बगैर उन्हें कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? और क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर वतन वापस आ जाते हैं तो फिर ऑडियो लीक से उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, ऑडियो लीक्स का तो मेरा ख्याल है कि वो सारा जो इन्होंने चक्कर बनाया था नून लीग ने, वो राना शमीम के एफिडेविट से जो मामला शुरू हुआ था उसका तो भांडा फट गया। ये अभी साकिब निसार साहब का जो ऑडियो इन्होंने स्ट्रिप बनाई है, थोड़ी सी स्ट्रिप है, उसमें उन्होंने को 50 अल्फाज की है या 25-30 अल्फाज की है कि जिसमें वो कहते हैं कि खान साहब को लाना है और मियाँ साहब और बेटी को निकालना है और इनको रिलीज नहीं देनी। अब वो तो टुकड़े, क्योंकि आवाज इनको चाहिए थी मियाँ साकिब निसार की, आवाज इनको वही चाहिए कि कौन सी तकरीरें कहाँ कर रहे हैं मियाँ साकिब निसार साहब और कहाँ से उठा के उनमें से अल्फाज देखें। वो अगर 50 अल्फाज उन्होंने ये अदा कराने हैं मियाँ साकिब निसार से कि ये मियाँ साहब और बेटी को हमने जमानत उनकी नहीं होने देनी, उनको जेल में रखना है और खान साहब को लाना है, अर्ज करो ये अल्फाज वो लिख के सामने, और उसमें से अब साकिब निसार साहब की उसके बाद वो तकरीरें ढूंढने शुरू हो। आजकल तो बड़ी डिजिटलाइजेशन की वजह से बड़ी आसानी से तकरीरें सारी और वो अल्फाज भी निकल आते हैं। वो अल्फाज उन्होंने जो मुख्तलिफ तकरीरों से वो अल्फाज या वो फ्रेजेस इत्तेज़ाद साहब, आप ये मानते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ जो है कि इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, फॉरेंसिक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने केसेस में इल्तवा के लिए इसे बुनियाद बनाना चाह रही? नहीं, वो फोरेंसिक तो होता रहे। ये जो इस वक्त तो इस मामले को मुस्लिम लीग नून को
अदालत में, एक और अदालत में लेके जाना चाहिए, जहाँ इस्तगासा करना चाहिए, जहाँ पहले इनका फैसला तो होना कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग की अपनी नून की हिस्ट्री देखे, कुलिबरी फॉन्ट वाला उनका पकड़ा गया कि वो फैब्रिकेशन है, जालसाजी है। वो जो कतरी शहजादे का खत था, इन्होंने उस पर इन्हिसार किया, सारा अपना केस उस पर डाल दिया, और वो कतरी शहजादा कभी पेश ही नहीं हुआ, कभी आया ही नहीं, कभी एक वो कागज का टुकड़ा ही रहा। फिर ये राना शमीम का एफिडेविट, राना शमीम का एफिडेविट क्या है कि लंदन में करा लिया उसी नोटरी पब्लिक से, जो नोटरी पब्लिक मियाँ साहब की खानदान की खिदमत करता है। अब वो ये वहाँ लंदन में जाके क्या कराने की जरूरत थी? क्या नोटरी पब्लिक लानी हो सकता है? नोटरी पब्लिक, कोई भी नोटरी पब्लिक कर सकता है, और नोटरी पब्लिक अगर मोहर लगा दे तो क्या उस डॉक्यूमेंट की कोई बड़ी तस्दीक हो जाती है? मैं अब एक बयान लिखता हूँ एक सफ़े पे अपने हाथ से, तो नोटरी पब्लिक को जाके कहता हूँ मैं इजाज़त है सब, ये मेरा मुझे आपने पहचाना है, नहीं तो ये मेरा देखें शनाख्ती कार्ड देखें, ये मैं आपके सामने दस्तखत कर रहा हूँ, आप भी दस्तखत कर दे के मेरे ही दस्तखत है। वो उसकी क्या अहमियत है? वो मैं चाहे सारी अनारकली में उसकी कापियां बांटता फिरूं, सारे नीला गुम्बद में कापियां बांधता फिरूं, क्या क्या वक़्त है? कोई वक़्त नहीं है। जब तक एक हल्की बयान के लिए, उसको साबित करने के लिए, उसका पहरा देने के लिए बंदा खुद किसी मौजूद कार्रवाई में किसी अदालत के रूबरू पेश होकर वो एफिडेविट नहीं पेश करता। अगर वो करेगा राना शमीम, तो राना शमीम वो उस वक्त उस एफिडेविट को संजीदगी से लिया जा सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल अब राना शमीम भी करेगा, क्योंकि मैं जो देखता हूँ। इत्तेज़ाज़ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात, एक चीज़ समझना चाहती हैं, अवाम जानना चाहती है। एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बड़ी अहम सीट पे बैठे हैं, चीफ जस्टिस हैं, 3 साल या 4 साल तक वो एक, मान ले वो सच है, मैं 1% कहता हूँ, मान ले वो सच है, और एक ऐसा का राज या एक ऐसी बात जो आइन और कानून के खिलाफ है वो अपने अंदर रखते हैं, और उसके बाद उस वक्त बयान करते हैं जब वक्त बहुत गुजर चुका होता है, तो क्या उन पर भी ये कोई जुर्म साबित नहीं, उन पर भी कोई कानून लागू नहीं होता? नहीं, अगर वो ऑडियो दुरुस्त है और वाकई उनका जुर्म पे होता है कि वो इतना वो इंतजार पता नहीं किसका, वैसे जिसमें आप पूछ रहे हैं कि साकिब निसार क्यों नहीं पहले इसको ले गया अदालत में? साकिब निसार ने क्यों लेके जाना था? नहीं, राना शमीम कह रहा, राना शमीम जो है, राना शमीम साहब, उन्होंने इतनी डिले करके उनका जो एफिडेविट है, कितने साल पहले ये बात हुई, क्या एक जुम्मेदार शख्स जो है उस पर वाजिब नहीं था? अगर उस वक्त हुई तो उस वक्त बोलता। राना शमीम के एफिडेविट की तो कोई हैसियत ही नहीं, वो सिर्फ ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही, और कंफ्यूजन क्रिएट करने से उसको डिले कराना चाहते हैं। अपने अदालती कार्रवाई जो चल रही है, अपील की सुनवाई जो हो रही है, उसको डिले करना चाह रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने ये फैब्रिकेट किया है। ये जो ऑडियो की स्ट्रिप है जो अब ताज़ा तरीन आई है, जिसकी एनालिसिस करके एक चैनल ने वो साफ साबित कर दिया कि वो कौन सी तकरीर से कौन से अल्फाज चुन के वो जुमला मुकम्मल कर दिया गया है, जिसमें वालिद साहब और बेटी। ठीक है एतजाज़ साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? वो ये कहते हैं कि आप इसकी तहकीकात करा लें, हलफनामे की भी, ऑडियो की भी, और अगर कोई कसूरवार साबित होता है, वो चाहे राना शमीम साहब हों या साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदेदार हो, जो कसूरवार साबित हो आप उसको सजा दे दें। नहीं, वो तो अब फिसल गए, उसमें से निकल गए। उनका जो मैंने बयान सुना है टीवी पे, उन्होंने कहा है कि अगर एफिडेविट झूठा निकला तो राना शमीम को सजा होगी, और अगर वो ऑडियो झूठी निकली तो वो अहमद नूरानी को सजा होगी। वो तो मतलब है वो अहमद नूरानी को आगे करके और राना शमीम को आगे करके वो बिल्कुल ही पीछे से मतलब है तुर्की लगा गया लगते हैं। वो तो बड़ी अजब बात है, बड़ी हैरत अंगेज बात कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी सारी फायदे के लिए
वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप ये उनसे जो अहमद नूरानी अच्छा भला काफी है, पर वो एक सेल्फ मेड मैन है, वो उसको आप आगे करके और आप पीछे से एक इतनी बड़ी जमात, और वो पैरा ही नहीं दे सकते अपने नफ्स का और अपने बंदे का, जिस पे बोझ आपने इतना डाला है और उसको इतनी तशरीफ दी है और उस ऑडियो पे इतनी आपकी रिलायंस है, पर वो ऑडियो तो वो फट चुका है। ऑडियो का जो मैंने देखा है एनालिसिस, और मैं उस पर यकीन करता हूँ कि वो इसी तरह इन्होंने वो तकरीरें साथ चलती रही, वीडियो दिखा रहा है मीडिया, जिसमें से वो अल्फाज निकाल के और वो एक जुमला बना दिया साकिब निसारी की आवाज में, बिल्कुल उनकी आवाज। पर ये सर साहब, आपको 2022 में इलेक्शन नजर आते हैं? 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, हो सकते हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून जो बड़ी मुतमिन नजर आ रही है, आपको नजर आता है कि आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का होगा? मुस्लिम लीग नून तो मेरा ख्याल है काफी पीछे चली गई है और चली जाएगी, और यह सब बाहर बैठा रहेगा। और मरियम बीबी को अगर जब तक इशारा ना हुआ कि उन्होंने भी बातचीत नहीं करनी, जब उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है वो बात करती हैं, तो वरना वालिद साहब भी खामोश हो जाते हैं। एक्सटेंशन पे भी तो इन्होंने जो मियाद थी जिसको सबसे बुरा कहते हैं, और वो उसकी एक्सटेंशन के लिए किस तरह आके मैंने इसको सारों को तलब करके मियां साहब ने लंदन से कहा कि इनका नाश्ता भी तैयार करवाओ, नाश्ता कराओ इनको, कोई बंदा रह ना जाए वोट करने के लिए। तो ये मतलब है वो भी हमारे सामने अभी हुआ है, और हम फिर छत की बत्ती के पीछे लग जाते। एतजाज साहब, एक आखिरी सवाल, आपने कानून की खिदमत में बरस हा बरस गुजार दिए, तहरीकों में हिस्सा लिया, सियासत में भी नाम कमाया और अच्छा नाम कमाया है, क्या समझते हैं आजकल जिस तरह इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वकला कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बाकायदा तौर पे नाम लेके तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि अदालती निज़ाम पे ये पहरेदार हैं, इस तरह का उस्लूब हमारे अदालती निज़ाम पे और मुआशरे पे किस तरह की छाप छोड़ेगा? नहीं, बेहतरी करेगा, ये तो बेहतरी करेगा, ये तनकीद तो होनी चाहिए, कोई अदारा छुई मुई नहीं होना चाहिए, छुई मुई ओवर सेंसिटिव। आप हमारे टैक्सेस पे तनख्वाहें लेते हैं, काम करते हैं, आपकी इज्जत हम करते हैं, आपके वकार को हम बिल्कुल महफूज रखते हैं, पर ये तो हमारा ये तो बात नहीं है कि अब हम आपकी कारकर्दगी पे बात ही नहीं कर सकते। इतनी पेंडेंसी हो, इतने जेरे अल्तवा हो, मुकदमा आप बढ़ते ही जा रहे हो, और मतलब है कारकर्दगी पे तो बिल्कुल ये एक ओपन बहस मैं तो समझता हूँ होनी चाहिए, सब सियासतदानों पे भी और सियासी जमातों पे भी, और हर किसी को हौसला होना चाहिए। मेरे खिलाफ अगर बात हो रही है तो कोई नहीं, ये बहस मुबाहिसा होना चाहिए और कुली तौर पे एहतसाब होना चाहिए, इसी से फ़ज़ा अच्छी हो सकती है और खुशगवार हो सकती है और जहन का गर्दो गुबार भी दूर हो सकता है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की एतजाज एहसन साहब से। वो पीडीएम पे ज़्यादा राय नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि पीडीएम का जो मकसद है वो अपने मकसद में अपने तय कामयाब हो जाए। हर किसी के अपने मकासद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मकासद पीडीएम के मकासद के साथ मिलते हैं, लेकिन उनके मुताबिक 2022 में इलेक्शन हो भी सकते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो आज पीडीएम की अंदरूनी कहानी क्या है उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि पीडीएम में जो गैर हाजिर अरकान थे उनकी गैर हाजिरी किस वजह से थी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पीडीएम के पास में आज जो मुतवक्के बात थी वो लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन था, क्यों नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एतजाज़ अहसन साहब को आपने सुना, उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी बात पीडीएम के हवाले से की। मैं आज आपको पीडीएम के अंदर की बात करता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मौलाना साहब जो चाहते हैं वो मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती, मौलाना साहब जो चाहते हैं वो और भी सियासी जमातें नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून जो चाहती है, मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जो चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी चाहती है, और पीपल्स पार्टी जो चाहती है वो शहबाज शरीफ चाहते हैं। मौलाना साहब के साथ, विचारों के साथ वो खेल रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान के साथ एक ऐसा हाथ करने की कोशिश की जा रही है कि जिसका नतीजा आज आपके सामने है। मुझे एक बात बताएं, कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी हम बड़े अहम फैसले करने जा रही हैं, यही कहा जी तर्जमान जो थे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने। आज मुझे बताएं, आज इनका एक अहम तरीन इजलास था, क्या इस अहम तरीन इजलास में शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं हुए? बड़ी जमात है, दो बड़ी जमात, इस वक्त दो बड़ी जमातें हैं, उनमें से एक बड़ी जमात शहबाज शरीफ साहब को नहीं होना चाहिए था? जब आपने फैसला करना है, फैसला कुन इजलास है, हर चीज़ है, महमूद हाँ चकजई पहुंच के, आफ्ताब शेरपाव वहां पहुंच गए, मौलाना साहब वहां पहुंच गए, तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं? कि कौन सी ऐसी जरूरत? अगर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के इजलास में जा सकते हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब किसी और जगह जा सकते हैं, तो मौलाना साहब के इजलास में क्यों नहीं जा सकते? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि मौलाना साहब जो चाहते थे, मौलाना साहब इंतहाई तेज और फाइनल राउंड खेलना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में यह राउंड नहीं खेलना चाहती। पीपल्स पार्टी बाहर हो चुकी है, नून लीग अंदर रह के मौलाना साहब को वो टफ टाइम दे रही है कि मौलाना साहब कुछ करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। आज लॉन्ग मार्च का ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि आज जब इनका इजलास हुआ, जो इनकी अंदरूनी कहानी है, और ये मुझे किसी और ने नहीं, इन्हीं के अंदर बैठे हुए एक शख्स ने कहा, उन्होंने कहा जी उस पर बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई, बाहर से कोई टेलीफोन पे भी कुछ राब्ते में थे, स्काइप पे भी कोई राब्तों में थे। तो मौलाना साहब ने कहा जी इस तरह करें कि फरवरी के पहले हफ्ते में फाइनल राउंड कर दें। तो वहाँ पर एक और शख्स बैठा हुआ, उसने कहा जी हम हर दफ़ा 3 माह का या 4 माह का ब्रेक डाल के अगला प्रोग्राम रखते हैं, जिससे पहले का असर ख़त्म हो जाता है। अगर हमने लॉन्ग मार्च करना तो 1 माह का अरसा काफ़ी है। कहा गया जनाब दिसंबर में सर्दी है। उन्होंने कहा जी जब फाइनल राउंड खेलना है तो सर्दी क्या तो गर्मी क्या? उन्होंने कहा जनवरी ले जाएं। उन्होंने कहा जनवरी में भी सर्दी होगी शदीद। उन्होंने कहा फरवरी में मौसम बहार होगा, बड़ा अच्छा मौसम। उन्होंने कहा ठीक है, फरवरी में क्या गारंटी है कि फरवरी में भी ये लॉन्ग मार्च होगा, और क्या गारंटी है कि वो इस्तीफे दिए जाएंगे? उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च तो एक ही सूरत में होगा कि जब हम इस्लामाबाद जाके बैठे, ये आपको अंदर की बात है कह रहा हूं, तो उसी वक्त तमाम इत्तेहादी इस्तीफे लेकर बाहर आ जाए और आके उस पीडीएम के जुलूस में या जलसे में या धरने में ऐलान करें कि हम ये इस्तीफे दे रहे हैं। यासर साहब, तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा जी पूछ लेते हैं, हम क़यादत फैसला करेगी। उन्होंने कहा फिर आप लेकर क्या इख्तियार आए हैं? इख्तियार लेके आते। मौलाना साहब उस पर नाराज हुए। अच्छा राना साहब, बात अपनी यहीं से आप शुरू कर लीजिएगा। एक सवाल का जवाब बता दें, क्या आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम से गैर हाजिर लोगों को शो कॉज नोटिस जारी होंगे? नहीं, आप तो क्या आज के प्रोग्राम के लोगों को, मीटिंग से गैर हाजिर लोगों को शो कॉज कह रहे हैं या मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास? नहीं, मैं पीडीएम के इजलास से। ना पीडीएम के इजलास से गैर हाजिर लोगों को शोकास हो गए, ना पार्लियामेंट के इजलास से गैर हाजिर लोगों को शोकास हो गए। क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाली याद सताती है। जरा मुझे याद बता दें, सेनेट से क्या हुआ था? सेनेट में याद है आपको, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हतम इत्मीनान के वक्त क्या ऐलान किया गया था कि उन लोगों को सामने लाएंगे, उनको सामने लाकर नोटिस देंगे, उनको फारिग करेंगे। किसी एक को नोटिस दिया, किसी एक को फारिग किया? क्या यही बजट सेशन में कहा गया हुआ? बजट सेशन के बाद कहा गया हुआ? अब इन्होंने कहा नोटिस ना तो पीडीएम के अंदर गैर हाजिर किसी शख्स को नोटिस दिया जाएगा, ना ही नोटिस जो है पार्लियामेंट के इजलास में गैर हाजिर शख्स को दिया जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसी में तो बटा है। मौलाना साहब बैरा के कह गए, जब मौलाना साहब से हतमी पूछा गया जी लॉन्ग मार्च क्यों नहीं, इसका जवाब दिया इसलिए नहीं किया, नहीं तो मौलाना साहब तो ऐलान करते जनाब आज हम मार्च में लॉन्ग मार्च करेंगे, कह सकते थे ना हम अप्रैल में लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई लॉन्ग मार्च अभी नहीं हो रहा। लॉन्ग मार्च के लिए शर्त यह रख दी गई है, जो बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूं, कि लॉन्ग मार्च उसी सूरत में होगा अगर अपोजिशन के पास 20 इस्तीफे हैं, 40 इस्तीफे हैं,
80 इस्तीफे हैं, 100 इस्तीफे हैं, जितना नून लीग के पास इस्तीफे हैं, जितने मौलाना साहब के पास हैं, जितने आफ्ताब शेरपाओ के पास हैं, जितने महमूद चकजई के पास हैं, जितने जिनके लोग हैं वो इस्तीफे दे दें तो लॉन्ग मार्च कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च का फ्री फायदा होगा। अब ये ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये नहीं होगा। मैं लिख ले कि नहीं इस्तीफे होंगे। मौलाना साहब को ये कहा गया कि मौलाना साहब इस वक्त हुकूमत चले जाती है तो इलेक्शन जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, फिर हम दोबारा नहीं आते तो क्या करेंगे? कि ये 2022 वाला क्या नहीं होता। चले मैं आपको ये बता दूं, 2022 का इनको ना, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको कुछ यकीन ये है, इनको मुझे नहीं पता कि किस तरफ से ये यकीन दहानी है। ये समझते हैं कि शायद 1 से 1.5 माह बाद कोई पॉलिसी तब्दील होना शुरू हो जाए। पॉलिसी इसलिए तब्दील नहीं होती, यासर जहन में रखिएगा, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो सबसे ज़्यादा हमले कर रही है। अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून है, सही, सबसे ज़्यादा हमले अदारों पे वो कर रही है। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप अदारों पे भी हमले करें, आप अदलिया पे भी हमले करें, आप हसास दारों पे भी हमले करें, आप अशखास पर भी इल्ज़ामात लगाएं, तो मुझे बताएं किसी 3 इतराफ़ में से एक तरफ तो आपको रखनी चाहिए थी ना, कुछ थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए थी। इसका तो फिर साफ साफ यही जैसे है ना कि सेटलमेंट नहीं हो सकी, बातचीत नहीं बन सकी, तो फिर अपने तहीं फिर इल्जामात से ही काम चलाया। मैं नहीं कह सकता सेटलमेंट बन सकी कि नहीं बन सकी। एक शख्स तो आज भी इस सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहा था एक शख्स तो आज भी कोशिश कर रहा था, और भतीजी जो है शायद उस कोशिश पे फिर पानी फेर दे। मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दका कह रहा हूँ। जिस तरह एक दिन अकेले गाड़ी में साहब निकल गए थे और आगे मुलाकात नहीं, आप नहीं राना साहब, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसी की वजह से आज के प्रोग्राम से गैर हाजिर रहे वो? जी बिल्कुल इसी तरह मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो आगे भी प्रोग्रामों से गैर हाजिर रहेंगे। फिर तो ये बात मौलाना तक पहुंचाई गई होगी। मौलाना साहब को भी पता है, मौलाना साहब भी तो किसी ना किसी को मिलते हैं ना, नहीं मिलते? नहीं, वो खुद कह चुके हैं वो खुद मिलते हैं। फिर मुझे बताएं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या आ रहा है? बिलावल जो है वो उसका शुक्रिया अदा करने गए थे मौलाना का। अंदर की बात तो यह है, बिलावल भी उन्हें कहने गए थे कि मौलाना साहब इस तरह नहीं चलता, हालात को दुरुस्ती की तरफ लेकर चलें। ये आज ऐलान नहीं हुआ, चले कुछ भी वजह लगा लें, चले मान ले हमारे वाली बात गलत है, चले ये वो तो अपोजिशन कहेगी। नहीं सर, हमारी बात वैसे ही गलत है, अपोजिशन जो कहेगी वो सच कहेगी। ठीक है, चले सच कहेगी। क्यों नहीं ऐलान किया आज? क्यों नहीं ऐलान किया आज के पूरे इजलास का लुबे लुबाब क्या था? चले मुझे ये बताओ, कोई एक चीज थी क्या? आज का इजलास फोटो सेशन था? ये इजलास इसलिए था जो गैर हाज़िर उनको नोटिस देंगे? इलायची वाली चाय और लॉन्ग मार्च पे बात, बस यही बात है। जिस दिन ये खत्मी ऐलान करेंगे तो उस दिन फैसला हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून इनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। मैंने तो आपको बता दूं, आज उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर से शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च। उन्होंने कहा जी किस लाहौर से शुरू करें? हम लाहौर में बैठे इंतजार करते रहे, मियाँ शबाशी साहब आए नहीं, जिस तरह आज इजलास में नहीं आए। ये भी कहा गया मौलाना साहब की तरफ से। और मैं अंदरूनी आपको ये मैंने किस्सा मुख्तसर आखिरी बात तो आपको अंदरूनी बता दी है कि मौलाना साहब नाराज थे, नाराज होकर निकले। अपनी हफ़्फ़त बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शर्त यही रख दी गई है, ये शर्त रख दी गई है, ये शर्त रख दी गई है कि इस्तीफे होंगे तो लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में पड़ाव होगा। आपने जितनी शर्तें बता दी मुझे लगता है 5-7 रखी। मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग मार्च उसी सूरत में इस्लामाबाद में डेरा डाला जाएगा कि अगर इस्तीफे होंगे, और अगर इस्तीफों के बगैर डेरा डाला जाएगा तो मौलाना का कहना हम नाकाम होंगे। इस्तीफे देंगे तो प्रेशर बनेगा। अब इस्तीफे कौन देगा उसके लिए तैयार कोई नहीं। अभी हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे अभी ना, उनसे भी पूछ लीजिएगा, इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों इस्तीफे देंगे? वो कहते हैं हम हल्कों से मुंतब हो क्या है, हमें अवाम ने मुंतब किया है, हमें मौलाना साहब ने मुंतब नहीं किया, हमें PDM ने मुंतब नहीं किया, हमें हल्के के लोगों ने मुंतब किया, तो हम उनके कहने पे इस्तीफे दें, उनके कहने पे हम रहेंगे या वैसे करेंगे? तो कोई इस्तीफे नहीं देने, ना इस्तीफे होंगे, ना मौलाना साहब का वो लॉन्ग मार्च होगा जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। लिहाजा 2022 में इलेक्शन होते नजर नहीं आते। आप मुझे बताएं, नवंबर हो गया मेरे भाई, सही नवंबर हो गया, बल्दियाती इलेक्शन होंगे। मैं आपको ये बता दूं, बल्दियाती इंतखाबात होंगे। चले और मैं एक और आपको जाते जाते एक चीज बता दूं आपको, मौलाना साहब इस दफा, मौलाना साहब की सियासत में इस दफा सबसे कारी जो ज़रब है ना, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लगा रही है। आप देख लीजिएगा, आने वाले इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मौलाना साहब से बड़ी जमात होगी। तो फिर ये हिस्ट्री तब्दील होना शुरू हो जाएगी कि जनाब मजहबी सियासी बड़ी जमात कौन सी है।
तो वो इसलिए मौलाना साहब को बड़ी फिक्र है, वो तो चाहते अभी हैं हालिया इलेक्शन में आप देख लें, आपको उसी से आगे तो चूंकि फुल फ्लेज होना है ना सारा। सही। आज तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का खुल के ऐलान भी कर दिया है कि हम हर हल्के से बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय भी ले ली, कानूनी नुक्ता नज़र भी देख लिया, अपोजिशन की हिकमत अमली भी हमारे सामने आ गई, अंदरूनी कहानी भी बयान कर दिया। अपोजिशन का असल नुक्ता जानते हैं कि अपोजिशन किस नुक्ते पर मुत्तफिक हो चुकी है और आइंदा हुकूमत मुखालिफ तहरीक कब शुरू होगी, कितना अरसा लगेगा और उसके लिए एतमाद में किसको लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आज के हवाले से खबर तो ये थी कि आज के दिन लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन किया जाएगा, लेकिन अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं आई। फिर से इस्तीफों की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्या इस्तीफे देने पे फिर से गौर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अजीम साहब, आज जो मीटिंग हुई उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया गया। और असल तो देखिए ना कि पीडीएम में अभी तक पीपल पार्टी तो शामिल नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जो कौमी असम्बली है उसमें जो जॉइंट अपोजिशन है उसमें पीपल पार्टी भी शामिल है। तो ये अभी आज जो है ना, ये थ्रेडबेयर डिस्कस आपस में हुई है पीडीएम की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और ज़्यादा यूनिटी हो और ज़्यादा इकट्ठ हो और सारे मुतफिका तौर पे जो फैसले हों, इसलिए हमने और टाइम दिए। देखिए, ये सारी अभी तो खुफिया राज हैं ये, क्योंकि हर चीज़ रिवील तो नहीं की जा सकती ना, लेकिन 6 दिसंबर तक जो चीज़ होगी बिल्कुल सही तरीके से और एक यूनाइटेड कंसेंसस से पेश होगी और आपके सामने आ जाएगी। शेख साहब, तो ये तो शेख साहब आपने कहा 6 दिसंबर तक सब कुछ सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी रजू नहीं करती पीडीएम से, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के हक में नहीं है, तो फिर आप भी इस्तीफे नहीं ना देंगे? जी, हमारी कोशिश है कि सारे मुतफिक का फैसला हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे, इसीलिए तो हम टाइम ले रहे हैं ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी अपोजिशन एक ही पेज पे आ जाए और मुतफिक का फैसले करे, और इसके लिए हमें और टाइम चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि गुफ्त शुनीस से जो कुछ हमने इजहार किया है ना, ये असम्बली में जो जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट में, देखिए पहली बार मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग के 99 मेंबर्स कौमी असम्बली और सेनेटर सब के सब हाजिर थे, सब उस वक्त प्रेजेंट थे। और उसके बाद पीपल तो पार्टी भी गैर हाजिर कौन था? वहाँ मियां शहबाज शरीफ नहीं, मैं अर्ज कर रहा शेख साहब, फिर गैर हाजिर कौन था? आपके 99% हाजिर थे, तो गैर हाजिर किसके थे? 100% हमारे तो 100% हाजिर थे। 4 मेंबर शायद पीपल पार्टी के कोई बीमार थे, नवीद कमर साहब कोई बाहर थे, तो इस बड़ी ऐसी हालात की वजह से नहीं आए। लेकिन मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा इसमें सराहूँगा। देखिए ना, उन्होंने एक तो पूरी मुस्लिम लीग को इकट्ठा कर दिया। इसमें भी मुख्तलिफ इख्तलाफ राय होता है, लेकिन वहाँ पहली बार 99 हमारे टोटल मेंबर हैं और पहली बार ये सारे कलेक्टिवली वहाँ आए। और मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये चेरिस्मेटिक लीडरशिप है। और उसके बाद आप देखिए पीपल पार्टी भी हमारे साथ आ गई, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुनज़्ज़म हो चुकी है। आज सरबराही इजलास था पीडीएम का। अगर पीडीएम का रवायती इजलास होता तो ठीक था, सरबराही इजलास में आज शहबाज शरीफ साहब मौजूद क्यों नहीं थे? ये उन्होंने वैसे खिताब किया है, उस पर जो मेरी नॉलेज है उसमें ये है कि उन्होंने वैसे जो है बात की है, लेकिन खुद जा नहीं सके वहाँ। तो अब 6 दिसंबर को हमने मुश्तरका और मुतहिदा मीटिंग करके हम उसमें सारे इंशाल्लाह मौजूद भी होंगे। और क्योंकि अंदाज़ा था ना कि आज हमने कुछ इब्तदाई लाहा अमल बनाना है, तो इसलिए शायद मियां शहबाज शरीफ साहब जा नहीं सके, लेकिन वो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह सारे लीडर्स जो है 6 तारीख को हम समझ लें कि आप कौम को निजात दिलाने के लिए इस्तीफों का जो ऑप्शन है, अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी देती तो मुस्लिम लीग नून अपना फ़र्ज समझते हुए इस्तीफे दे देगी। नहीं जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक ही कंसेंसस जो भी होगा, अभी मैं इससे टू अर्ली है कोई हतमी बात करना। सबका डिस्कशन हो रही है, इख्तलाफ राय होता है। मेरी अपनी
राय पहले से भी यही रही है, आपको तो मैंने बड़े खुल के कहा था। मेरी राय है कि इस्तीफों से पहले हम सब मेंबरान को अपने अपने हलकों में जाके अपने लोगों से पूछना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से चंद वोटों से जीता हूं और मेरे 6 ज़िलों में एक सीट मुस्लिम लीग नवाज की हुई है, मियांवाली, बक्खर, खुशाब, झंग, चनियोट, हाफिजाबाद। बड़ी मुश्किल से हमने एक सीट ली है। इतना आसान नहीं है कि अगर हमने हतमी इस्तीफे देने हैं और उसके बाद इलेक्शन हम समझते हैं कि फौरी तौर पर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें शेख साहब, आप अभी कहते हैं कि बाहमी मुशावरत अभी होगी, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, अवाम अब पता क्या समझते हैं? अवाम हुकूमत को नहीं अब ज्यादा कोसते, अवाम अब इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि ऑपोजिशन को कोसने लगे हैं कि ऑपोजिशन के पास भी हमारे लिए कोई हल नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि अवाम हमें भी अब जब जाते हैं अपने हलकों में तो हमें भी वो कहते हैं कि आप क्यों कोई एक्शन नहीं लेते, इतना लोग परेशान हैं, जो कुछ महंगाई ने उनका हाल कर दी है कि वो अपने बच्चों की फीस दें, वो बिजली के बिल दें, वो खाने पीने की चीज़ें लें, तो हमें तो वो बड़ा प्रेशर देते हैं कि आपसे भी कुछ नहीं होता। इसमें मैं आपसे मुतफिक हूँ इस बात पर कि वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं और अपोजिशन ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अवाम को भी निकलना पड़ेगा। जब तक ये सारे मामलात नहीं होंगे इसका कोई फायदा नहीं। और हुकूमत को चाहिए था, देखिए ना, जो कुछ ना कुछ कोशिश करते ना, हुकूमत ने क्या किया, जो ये इकट्ठा हमारा मुश्तरका इजलास हुआ उसमें रोड की तरह 33 डिस्कस ही नहीं हुए। बड़े बड़े मतलब स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे दी गई इस तरह का, और मसलन ईवीएम के ऊपर फैसला कर दिया गया। बिल्कुल आप कह रहे हैं, जो कह रही आपका मौक़िफ़ है। मुश्तरका इजलास तो हो गया, आपकी हाज़िरी मुकम्मल होगी, उसके बाद सेनेट का एक इजलास हुआ। सेनेट के इजलास में अचानक हाज़िरी कम हो गई, वहाँ पे कई बिल पास हो गए जहाँ पे अक्सरियत आपकी थी, तो वो क्या हुआ, धोखा हुआ कोई? ये देखिए, एक तो उन्होंने हुकूमत ने चालाकी की, बगैर वो जो है ना एजेंडा लेके आए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लेके आए, और फिर हमारे भी मेंबरान को चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ जब तक हम अलर्ट नहीं होंगे, हमारी अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, अगर इस अलर्ट नहीं होंगे, माज़रत से एक बात कहना चाहता हूँ, अलर्ट या हम कुछ मामला तय करके जो होता है, आप इसे क्या कहते हैं, नाहली कहते हैं कि अलर्ट नहीं थे या कुछ मामला तय थे? देखिए राना अजीम साहब, ये तो सारी चीज़ें फिर लोगों में अप्रीहेंशन तो बनती है ना, जब ये चीज़ें आती हैं सामने। हर मौके पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारे मेंबरान जब पहले चेयरमैन के बारे में नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद नए चेयरमैन बने सेनेट के तो ये सारे मामला तो सामने हैं। लोगों में तो मुख्तलिफ तनकीद तो होती है ना, हमें तो ये देखना पड़ेगा कि मैं ये कहता हूँ, देखें ना, हमारा जो भी, इसीलिए तो हम कंसेंसस बनाना चाह रहे हैं कि सारे खुल के अपनी वजाहत करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और मुल्क की बेहतरी के लिए, आम आदमी के मसाइल का हल निकालें। हम अपना ही नहीं देखते रहें कि हमें फ़ायदा कहाँ है और हमें किस तरह अपनी कुर्सियाँ संभालनी है। हमें तो देखना है कि अवाम के, और मुल्क हमारा नीचे जा रहा है। मुल्क में जो सूरत हाल बन रही है वो दुनिया के तमाम मुल्कों से, तो हम हर सूरत में जब कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसमें दुनिया के तमाम मुल्कों से तो हम नीचे चले गए। हमने किया क्या है? ये जो आज 75 साल होने वाले हैं हमारे मुल्क की, प्लाटिनम जुबली होने वाली है, तो उसमें क्या हमने मुल्क, हम देखें ना हमारे टारगेट क्या थे। पीडीएम ने आज ये फैसला किया कि 2022 में नए इलेक्शन होने चाहिए, नए इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक बाहमी मुशावरत ही नहीं की इस्तीफों के मामले पे, तो ये फिर 2022 के इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? जी, ये सब हम ये तो मुतफिक हैं कि इलेक्शन होने चाहिए जल्द से जल्द और नई हुकूमत आनी चाहिए। इसमें तो तमाम पार्टियां मुतफिक हैं। बाहमी मुशावरत कई बार से हो रही है और आज की मीटिंग में भी हुई है। ये तो तसलसल जारी है और इंशाअल्लाह 6 दिसंबर तक आप देखेंगे, आप 1.5 साल से ही हो रही है। आप देखेंगे अभी हतमी तौर पे ये मौका आ गया। हम समझते हैं कि हम 6 दिसंबर तक अपने कंक्रीट फैसलों का ऐलान कर देंगे और हुकूमत को बड़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि वो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? ये एक सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। आपको पास कोई इतला है? बड़े मुतहर्रिक आप उनके कारकुन भी हैं, MNA भी हैं, बड़े करीब भी हैं। नहीं, मेरे राना अजीम साहब, मेरी ज़ाती कोई इतला नहीं है, मेरा कोई इतना राब्ता भी उनसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, वो जब वो अप्रोप्रिएट समझेंगे, वो मुल्क के
हरदिल अजीज रहनुमा हैं और पॉलिटिशियन हैं, और वो ही देखिए आज भी उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं ना, उन्हीं के वो इस मतलब एक कोशिश तो की गई थी ना कि मियां नवाज शरीफ को भुला दिया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर जगह अपने हर जगह वो डिस्कस होते हैं। जब वो बेहतर समझेंगे वो पाकिस्तान वापस भी आ जाएंगे, और ऑपोजिशन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई हिकमत अमली तरतीब दे दे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।